सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू DRS नर्सिंग एकेडमी। तो आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं RUHS 2024 का जो MSc नर्सिंग का पेपर था, उसके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं और डिस्कस भी करेंगे। आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। सो बेसिकली MSc जो कोर्स है राजस्थान करवाता है, उसमें वेरियस डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट सीट्स हैं वेरियस ब्रांचेस की। तो उसके लिए जो पेपर था उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस थे और अच्छा पेपर बनाया था RUHS वालों ने। तो हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था विच नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग पेन सेंसेशन फ्रॉम द अपेंडिक्स टू द ब्रेन। तो जो अपेंडिक्स होता है वो जनरली जो उसके सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो एंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में एट द लेवल ऑफ T10। तो जो हम वर्टिब्रा देखते हैं उसमें जो T10 लेवल पे जो वर्टिब्रा होती है, तो जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं अपेंडिक्स के वो T10 लेवल पे एंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को और वो पेन सेंसेशंस जो है वो ब्रेन तक स्टिमुलेट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट राइट आंसर था वो था T10 स्पाइनल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोरोनरी आर्टरीज अराइज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ अओर्टा। तो अओर्टा के 3 पार्ट्स होते हैं। ये होती है असेंडिंग अओर्टा, ये होता है असेंडिंग अओर्टा, ये आर्च ऑफ अओर्टा, और फिर पीछे की तरफ जब ये निकलता है तो ये डिसेंडिंग अओर्टा। ये होता है असेंडिंग अओर्टा। ये आर्च बनता है जहाँ से वेरियस ब्रांचेस जाती हैं जो अपर बॉडी में जाती हैं, और उसके बाद जो पीछे की तरफ होता है वो होता है डिसेंडिंग अओर्टा, जिससे फिर पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। तो इन्होंने पूछा था कोरोनरी आर्टरीज को किस पार्ट से ब्लड सप्लाई होता है। तो ये कोरोनरी आर्टरीज है, राइट कोरोनरी आर्टरी है। तो इसको हम लोग जो ब्लड सप्लाई होती है वो होती है असेंडिंग अओर्टा से। तो इसका जो राइट आंसर था वो था असेंडिंग अओर्टा। तो जिसने भी असेंडिंग अओर्टा किया वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रोल ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज टू। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो रिलेटेड टू है लीवर से। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर, ये हेपेटिक आर्टरी का काम है। ड्रेन ब्लड फ्रॉम लिवर टू हार्ट, ये पोर्टल सिस्टम का काम नहीं है। तो जो मेन काम है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का वो है डिलीवर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर। तो जो भी जैसे ये स्टमक है और यहाँ पे काइंड ऑफ लीवर होता है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं स्टमक से लीवर के पास जाते हैं, या फिर जो भी इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो सारा काम होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का। तो पोर्टल सिस्टम जनरली फोकस करता है जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ से जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन वो सारी चीज़ें वहाँ से निकाल के वो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो को लीवर तक पहुँचाने का काम करता है, वो होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का। सप्लाई ब्लड टू पैंक्रियास नहीं, ये डिफरेंट आर्टरीज का काम होता है, ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनल मेडुला एंड इज इन्वॉल्व्ड इन फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। देखो इसका डायरेक्ट आंसर है जो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होते हैं उनका एक ही आंसर है, हम लोग जो देखते हैं एपिनेफ्रिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम को। उससे फिर सारे फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस होते हैं। तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो अभी इन्होंने क्या किया है कि जो क्वेश्चंस हैं उनको बायोकेमिस्ट्री से भी उठा लिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। अब इसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है
लाइपेज, लाइपेज जनरली क्या करता है, जो लाइपेज है हम एक एक करके देख लेते हैं, अमाइलेज, प्रोटीएज और लैक्टेज। तो जो अमाइलेज लाइपेज होता है वो करता है फैट इनटू ग्लिसरॉल या फिर फ्री फैटी एसिड्स। प्रोटीज इज यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। और जो लैक्टेज होता है वो करता है लैक्टोज को सिंपल शुगर्स में। अब आप कहोगे सर बी वाला ऑप्शन तो आप बताते ही नहीं हो, तो B1 इज़ द राइट आंसर। ये यूज़ करता है स्टार्च को ग्लूकोज में। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होने वाला है अमाइलेज। तो अमाइलेज इज़ द राइट आंसर, जिसका मतलब है कि अमाइलेज वो एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ की एलिमेंट फॉर द चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो आपको पता है चेन ऑफ इन्फेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो अगर इन्फेक्शन को स्प्रेड करना है तो की एलिमेंट क्या है। वैक्सीन से तो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है, रेजिस्टेंस से नहीं होता है, पीपीए पहनोगे तो इन्फेक्शन कैसे होगा। सो रिजर्वायर इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे इन्फेक्शन फैलता है। तो इन्फेक्शन चेन को इंक्रीज़ करता है, पीपी से तो इन्फेक्शन वगैरह चीज़ें डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका राइट आंसर था डी। विच कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमनली यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरिया। तो जब हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम जनरली देखते हैं रॉड शेप्ड, कोन शेप्ड और वेरियस अदर स्पाइरल शेप्ड। तो वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। तो जनरली हम इनको क्लासीफाई करते हैं शेप और अरेंजमेंट में, कि शेप के हैं वो और क्या अरेंजमेंट है उनका। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सी। एक्सेस कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी इज नोन एज। अब इन्होंने पूछा है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। एनएसआर का होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी। जब कंप्लीट बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं एनएसआर का। एसाइटिस इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी इज नोन एज एसाइटिस। प्लूरल इफ्यूजन में कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है लंग्स में या प्लूरा ऑफ लंग्स। और पेडल एडिमा में जो फ्लूइड होता है वो कलेक्ट हो जाता है लिम्स में, लोअर लेग्स पे ना। तो जनरली जब प्रेगनेंसी होती है तब मदर को पेडल एडिमा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एसिड बेस बैलेंस अ पीएच बिलो 7.35 इज इंडिकेटेड ऑफ। अब कोई क्वेश्चन है आरएचएस खुद कंफ्यूज रहता है, तो उन्होंने पूछा कि पीएच बिलो 7.35। तो जनरली अगर पीएच 7.35 से कम है तो वो दैट इज़ कंसिडर्ड एज एसिडोसिस। ठीक है, अगर फिर देखते हैं हम एसिडोसिस किस किस चीज़ों में है। 1, 2 दो ऑप्शन में एसिडोसिस है, तो अब 2 एलिमिनेट कर दें, ये 2 तो हो ही नहीं सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कोई अदर ऑप्शन नहीं दिया है कि रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक, तो उसके लिए इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो जनरली क्या होगा कि जब एसिड बेस बैलेंस की बात होती है तो हम लोग जनरली किडनी के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग मेनली फोकस करते हैं मेटाबॉलिज्म में। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और उन्होंने भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ही राइट आंसर माना है। तो जिसने भी बी ऑप्शन किया था वो राइट आंसर था मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये कहीं ना कहीं रिपीट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जो, जैसे कि आप नॉर्थ सेट देखोगे तो नॉर्थ सेट में भी फिक्स क्वेश्चन होता है, एसिड बेस बैलेंस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे पोजिशनल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो भी बेसिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इससे 1-2 क्वेश्चन है, वेरियस स्टेट एग्जाम्स हैं, राजस्थान के स्टेट एग्जाम्स हैं, CHO अगर हो रहा है तो वो क्वेश्चंस की चांसेस होते हैं कि यहाँ से उठा लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड अ नर्स चेंज द पोजीशन ऑफ अ बेड रिडन पेशेंट टू प्रिवेंट बेड सोर्स। तो बेड सोर्स के लिए जो पेशेंट होता है, अगर किसी चांसेस जो एल्डरली पेशेंट है या बेड रिडन पेशेंट है, कोई ICU में है, तो उसके लिए आपको पोजीशंस जो हैं वो एवरी 2 आवर्स चेंज करनी होती है।
कोई भी पेशेंट है, बेड सोर्स होने के चांसेस को प्रिवेंट करने के लिए जो पोजीशंस है वो एवरी 2 आवर्ली चेंज करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्मिनेटिव एनिमा इज गिवन टू। सो ये एक टाइप ऑफ एनिमा है जिसमें कार्मिनेटिव एनिमा दिया जाता है। तो जनरली इसको जो मैंने याद करने का तरीका था वो था कार्मिनेटिव एनिमा। तो मैंने ऐसे याद किया था कि जैसे कार होती है तो कार इस गैस रिलीज़ करती है, तो जो एनिमा है वो भी गैस रिलीज़ करेगा। तो इसका राइट आंसर था रिमूव गैस एक्यूमुलेशन। अगर किसी के भी इंटेस्टाइन में गैस एक्यूमुलेट है या डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस एक्यूमुलेट हो रखा है तो उसके लिए हम लोग कार्मिनेटिव एनिमा देते हैं। तो ये एक ट्रिक है, आप खुद भी बना सकते हैं। वैसे जनरली मैंने बनाई थी कि अगर कोई पेशेंट है तो उसको गैस एक्यूमुलेट हटाने के लिए कार्मिनेटिव एनिमा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न ऑन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न ऑन 12 of May 1820 और उनकी जो डेथ हुई थी वो थी 1910 में। ठीक है, तो ये था राइट आंसर 12 May 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कलेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। अब जब बात आ जाती है प्लूरल स्पेस की, तो प्लूरल स्पेस में हम लोग अब इन्होंने 2 चीज़ें दे दी हैं, लिम्फ फ्लूइड और प्लूरल स्पेस। तो अगर करोगे हेमोथोरेक्स तो हेमो इज रिलेटेड टू ब्लड, न्यूमो इज रिलेटेड टू एयर, दिस इज नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव नहीं था। सो एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस इज नोन एज काइलोथोरेक्स। तो जिसने भी राइट आंसर किया है सी, दैट इज द राइट आंसर, काइलोथोरेक्स। अगर आपकी प्लूरल स्पेस में ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसे हेमोथोरेक्स कहते हैं। अगर एयर एक्यूमुलेट हो रही है तो न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। तो उसको रिलीज़ करने के लिए हम लोग आईसीडी ट्यूब्स डालते हैं। अगर कोई लिक्विड एक्यूमुलेट हो रहा है तो लंग्स के लोअर साइड में, और अगर गैस एक्यूमुलेट हो रही है तो अपर साइड में हम आईसीडी डालते हैं। व्हेन अ पर्सन हैज़ अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड एज एफिब्राइल। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो एफिब्राइल है। अगर लोअर होता है तो हाइपोथर्मिया, ज़्यादा बड़ा होता है तो पायरेक्सिया, और होता है तो फेब्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A patient who decides to leave the hospital against medical advice, the question comes from management कि अगर कोई पेशेंट लामा ले रहा है तो एक फॉर्म साइन होता है जिसे हम लामा कंसेंट फॉर्म कहते हैं। वो हम क्यों साइन करवाते हैं? दिस इज लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो उसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट अगर बोलता है मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए या कोई भी सर्विसेज नहीं चाहिए, तो हम लोग लामा एक फॉर्म होता है जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो। अगर उसके बाद कुछ भी, अगर पेशेंट को कुछ भी होता है तो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं या अदर कोई स्टाफ है वो भी जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं उनसे फ्री हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर था टू रिलीज द फिजिशियन एंड हॉस्पिटल फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस, कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हमारे ट्रीटमेंट के अगेंस्ट जाके यहाँ से डिस्चार्ज लेना चाह रहे हैं, इसलिए ये लामा फॉर्म साइन करवाया जाता है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन द बॉडी इज, प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होगा तो हीट जनरेट होती है। ठीक है, सनलाइट इज not primary source, heartbeat is not, or circulation is not the primary source of heat in the body. Irregular respiration characterized by apnea and hyperventilation is known as। तो ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे ये हमारी प्रीवियस क्लासेस है, पल्स की जो क्लासेस है उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। तो इसका राइट आंसर था काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो हमारे प्रीवियस क्लासेस से अगर आप देखना चाहो तो ये क्वेश्चन था जो उठा था, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। कोई भी जो क्वेश्चंस हैं, जो क्लासेस हैं, वहाँ से हम वही टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो ये एक टॉपिक था जो हमारे प्रीवियस क्लासेस से उठा था। तो इर्रेगुलर रेस्पिरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय एपनिया एंड हाइपरवेंटिलेशन इज नोन एज काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 teaspoon is equal to 1 teaspoon is equal to 5 ml,
1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 5 ml, क्योंकि इन्होंने 1 टीस्पून पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू द बोन इज नोन एज। अब बहुत इजी आंसर है। अगर हम किसी बोन में इंजेक्शन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं इनटू द बोन, तो दैट इज नोन एज इंट्राओसियस। जो राइट आंसर था वो था इंट्राओसियस। इंट्राथिकल हम स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं, जब कोई भी मेडिकेशन होती है डायरेक्टली इनटू स्पाइनल कॉर्ड करते हैं, तो दैट इज नोन एज इंट्राथिकल। और इंट्राडर्मल में हम जो डर्मिस लेयर होती है उसमें हम इंजेक्शन को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सबक्यूटेनियस इज इनटू द क्यूटेनियस टिश्यू, दैट इज नोन एज सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the theory that involves self care and helps through which the client attains total self care is। तो जो क्वेश्चंस होते हैं डिपेंड करता है आप कौन से एग्जाम्स दे रहे हैं। अगर आप एमएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी जैसे आरयूएचएस का हो गया या कोई भी अच्छा एम्स का एमएससी का एग्ज़ाम हो गया, तो जनरली ये फोकस करते हैं कि आप जिस कैटेगरी में जा रहे हो तो वहाँ के क्वेश्चंस। अब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के हो गए, मैनेजमेंट के हो गए, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, या ये थ्योरीज़ हो गई जो फंडामेंटल के जो स्टार्टिंग में होती है, तो इन पे फोकस रहता है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एम्स के भी एमएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो आपको फोकस करना है इन सब्जेक्ट्स पे मेनली। इसके अलावा अगर आप एम्स एसएनओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी इन क्वेश्चंस पे बहुत फोकस किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ओरम थ्योरी, क्योंकि ओरम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दी थी सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी, जिसमें जो पेशेंट होता है अगर वो सेल्फ केयर से थोड़ा सा दूर है या फिर दूर है, जो अपनी केयर नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ओरम ने एक थ्योरी दी थी सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी। नाइटिंगेल ने बहुत थ्योरीज दी हैं, आप देखोगे एनवायरमेंटल थ्योरी है, ऐसे करके बहुत थ्योरीज है। 14 एक पैरामीटर्स होते हैं उसकी भी एक थ्योरी है। पेप्लॉय की थ्योरी थी वो थी बेसिकली फोकस ऑन आईपीआर, पेप्लॉय थ्योरी ऑन इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है, ऐसे करके थ्योरीज हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ओरम्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलर कोडिंग ऑफ फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर, ये इन्होंने पूछा था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं द होल सिलेंडर इज ब्लैक विथ शोल्डर्स वाइट। तो ये कलर कोडिंग होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की, अगर आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं। तो इसका राइट आंसर था ब्लैक विथ वाइट शोल्डर्स। विच ऑफ पार्ट ऑफ द कोलोन इज प्रेफर्ड साइट फॉर परमानेंट कोलोस्टोमी। तो जब हम कोलोस्टोमी करते हैं तो जनरली ये होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आके जुड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा अपेंडिक्स काइंड ऑफ पार्ट होता है। तो कि प्रेफर्ड साइड कौन सी होती है, तो जब यहाँ से आ रहा है जो भी आपका मैटर है जो आपने इंजेस्ट किया वो यहाँ से आ रहा है, तो दैट इज़ हैविंग वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट उसमें रहता है। तो अगर आप असेंडिंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोस्टोमी करते हैं तो जनरली यहाँ पे जो मटेरियल होता है अगर आप उसे बाहर रिमूव कर रहे हैं तो वाटरी कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रेफर्ड साइट यहाँ पे नहीं होती। प्रेफर्ड साइट अगर आप देखना चाहोगे तो जब यहाँ से आपका जो मैटर है वो पास होता जाता है तो वाटर अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज। तो यहाँ पे जो क्या होता है मैटर आता है तो क्या होता है, ये आपका प्रेफर्ड पार्ट होता है, ये कहलाता है सिग्मोइड कॉलोन। तो ये प्रेफर्ड पाथ होता है क्योंकि यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी होती है जो आपका मैटर होता है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें वाटरी कंटेंट H2O कंटेंट डिक्रीज़ हो जाता है, तो वो प्रेफर्ड साइट होती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सिग्मोइड कॉलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दैट अकर्स इन वाटर इंटॉक्सिकेशन। तो वाटर इंटॉक्सिकेशन में आपका जो होता है वो होता है हाइपोनेट्रीमिया। जिसने भी बी आंसर किया था वो एकदम राइट है, हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच विटामिन डेफिशिएंसी विल कॉज बेरी डिजीज और डिसऑर्डर।
तो आप देख सकते हैं बेरी-बेरी डिसऑर्डर होता है। देखो अब यहाँ पे इन्होंने किया 2 सेम ऑप्शन, दिस इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक। ये ऑप्शन B1 था और यही आपका राइट आंसर था कि जो विटामिन B1 होता है उससे ही बेरी-बेरी डिजीज़ होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन मिस्टेक है, ये विटामिन B1 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जनरली क्लासिफाइड होते हैं, अब देखोगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ये मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए ये जो हमें चाहिए होता है एक्सेस अमाउंट में चाहिए होता है बॉडी में, इसलिए हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों, तो carbohydrates is the right answer. Vitamin, minerals, these are not macronutrients, these are micronutrients. These all are macronutrients. Next question पे चलते हैं। What is the recommended daily intake of fiber for adults? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई लॉजिक बताया जाए, इसका राइट आंसर जो उन्होंने कंसिडर किया दैट इज 25 to 30 grams ऑफ fiber for adults. Next question, which of the following dietary components can help in reducing cholesterol levels? अब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिक्रीज करने के लिए कौन सा डाइटरी कंपोनेंट्स हम देते हैं? देखो फैट्स हम देते ही नहीं है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है तो फैट्स दोगे तो आप कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, शुगर्स नहीं। तो जो फाइबर्स होते हैं, सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं, दैट आर गिवन फॉर रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो जिसने भी आंसर किया दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। हेमोग्लोबिन अगर कोई नहीं भी करेगा तो आप जाके सीधा आयरन पे क्लिक करो, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सोशल नॉर्म्स। अब ये इन्होंने क्वेश्चंस, अब ये देखो आप क्वेश्चन देखो, अगर आप नॉर्थ सेट में देखोगे तो ये आपको सोशियोलॉजी हो गई, ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन जो आप ऐसे क्वेश्चंस, जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप थोड़े हायर लेवल ऑफ स्टडीज़ कर रहे हैं, तब ये क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो इनका जो आंसर है वो है कि सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, सामाजिक नॉर्म्स। तो नॉर्म्स वही होते हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होते हैं, या किसी भी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे एक्सेप्टेबल बिहेवियर है कि क्या आप चीज़ें कर सकते हो, दैट आर कंसिडर्ड एज सोशल नॉर्म्स। तो अब इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। लॉ एनफोर्स बाय गवर्नमेंट, नहीं, गवर्नमेंट एनफोर्स नहीं करती है सोशल नॉर्म्स को। गाइडलाइंस फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर विद इन अ ग्रुप, ठीक है। पर्सनल बिलीव्स, नहीं, पर्सनल बिलीव्स नहीं होते। जब सोसाइटी की बात आ गई तो पर्सनल बिलीव्स नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, नहीं, दीज आर डिफरेंट, रिलेटेड टू फाइनेंशियल कंडीशंस, ये नहीं है। सोशल नॉर्म्स आर guidelines for acceptable behavior within a group. Next question, what term describe the movement of people from one place to another? एक place से another is called as migration. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The term endogamy refers to, तो एंडोगमी, फिर से इन्होंने वही क्वेश्चन है सोशियोलॉजी के। एंडोगमी इज अ टर्म विच रेफर्स टू मैरिंग विद इन, अब देखो एंडो एक्सो, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो मैरिंग समवन विद इन वन सोशल ग्रुप, अपने ही सोशल ग्रुप में मैरी करने वाले को एंडोगैमी कहते हैं। एक्सोगैमी वो होता है, अभी देखो ये जो ए ऑप्शन है, मैरिंग आउटसाइड वन सोशल, अगर आप बाहर मैरी कर रहे हो दैट इज नोन एज एक्सोगैमी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विद इन योर वन सोशल ग्रुप इज नोन एज एंडोगैमी। सेम सेक्स मैरिज नाउ लीगल इन इंडिया, बहुत जगह लीगल है। जो हम कहते हैं गे मैरिज, ये लेस्बियन मैरिज, दैट इज़ सेम सेक्स मैरिज। अगर आप सेम सेक्स जेंडर है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज सेम सेक्स मैरिज, दैट इज़ मेल टू मेल एंड फीमेल टू फीमेल, ठीक है, दैट इज नोन एज सेम सेक्स मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है इट इज़ नॉट क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू एज। बाकी अब जो क्लासेस होती है वो सारी चीज़ें हेल्थ, एजुकेशन और पावर से कंसिडर की जाती है।
एज इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट. अब देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता लग रहा है क्या कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए. नॉट एन एग्जाम्पल, पहले तो यहाँ पे हाईलाइट कर लो, नॉट एन एग्जाम्पल. आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक, अब देखो क्या हो गया, ग्राफिक इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट, म्यूजिक इज़ काइंड ऑफ आर्ट, और लिटरेरी इज़ काइंड ऑफ अ स्टडी जो आर्टिस्टिक में आती है. तो आपके लिए जो बच्चा है, अगर आप नहीं भी करोगे तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं. इन दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है. तो लेकिन जब देखो जनरल एप्टीट्यूड होता है, दैट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, ये जनरली IQ टेस्ट होते हैं. तो नॉट एन एग्जाम्पल में आपका राइट आंसर होने वाला है डी. तो जिसने भी राइट आंसर किया है जनरल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, दैट इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A child has 72 IQ score. His father understand that he has which level of IQ. तो IQ की क्लासिफिकेशन मैंने आपके लिए दे दिया है, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. देखो इन्होंने बोला है कि 72, तो ये इस कैटेगरी में आता है. 72 दैट इज़ द बॉर्डर लाइन. तो अब इसमें बॉर्डर लाइन देखते हैं, दैट इज़ द 72 इज़ द बॉर्डर लाइन IQ. तो देखो इसमें लिखा भी हुआ है ना, क्लासिफिकेशन भी दिया है, फुल IQ स्केल है. अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं. इसके बाद यहाँ से जब बिलो जाता है 69, तो उसके अंदर और क्लासिफिकेशन है, माइल्ड रिटार्डेड, मॉडरेट रिटार्डेड, ठीक है, प्रोफाउंड रिटार्डेड, ऐसे करके बहुत क्लासिफिकेशन जो फर्दर क्लासेस में आपको डिस्कस कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाइपोथेटिकल थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. अब हाइपोथेटिकल थिंकिंग कौन करेगा? इन्फेंट तो करने से रहा, अडल्ट करेगा नहीं बिकॉज ही इज मेच्योर. अर्ली चाइल्डहुड नहीं. तो जो राइट आंसर है अडोलसेंट. जो अडोलसेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग करते हैं कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं स्कूल में ऐसा चले गया तो ऐसे कर दूंगा. कभी बहुत बच्चे ने सोचा होगा कि अगर भाई मैं बम फोड़ दूंगा, मेरे स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो जाएगा. तो दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस व्हिच जनरली एडोलसेंट्स डू. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी रेफर्स टू आवर टेंडेंसी टू परसीव. अब देखना, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पे आ गए हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है. अब इन्होंने क्या देख दिया, एलिमेंट्स. अब इसमें आप देखो क्या है, सीरीज ऑफ लाइन, सीरीज ऑफ पॉइंट्स और लाइंस एज हैविंग यूनिटी. अब ये देखो, सीरीज ऑफ पॉइंट्स और लाइंस एज हैविंग यूनिटी. तो दिस इज गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. अभी डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं इनकी. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ गुड फिगर, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कितना पास है कितना दूर है, लॉ ऑफ क्लोजर, ऐसे करके डिफरेंट क्वेश्चन है. लेकिन हमसे जो पूछा गया था वो था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. तो इसका राइट आंसर था सीरीज ऑफ पॉइंट्स और लाइंस एज हैविंग यूनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राइट आंसर है, डी है ना. एट्रोपिन इज कॉमनली यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस. एट्रोपिन इज एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. एट्रोपिन, ये पक्का हर एग्जाम का क्वेश्चन है, एट्रोपिन. सो इट इज जनरली यूज्ड फॉर डिक्रीजिंग सिक्रेशंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स टीचेस द पेशेंट हु इज रिसीविंग वारफेरिन सोडियम दैट. ओके, इसका राइट आंसर है बी, प्रोटामिन सल्फेट इज़ यूज टू रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ वारफेरिन सोडियम. अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए एंटीडोट क्या है, ठीक है. तो प्रोटामिन सल्फेट हम उसको देते हैं जो रिवर्स करता है वारफेरिन सोडियम के एक्शंस को. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मे कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन करता है? क्लोरामफेनिकोल. राइट आंसर इज ए, क्लोरामफेनिकोल जो है ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है. विच इज़ द प्रेफर्ड रूट फॉर आयरन डेक्सट्रोन एडमिनिस्ट्रेशन. कुछ ड्रग्स हैं जो हम लोग जेड ट्रैक टेक्निक से देते हैं, ठीक है. जेड ट्रैक टेक्निक क्या होती है? ये काइंड ऑफ जिगजैग मैनर, ठीक है. जिगजैग मैनर में हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट, वो क्या कहते हैं, इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं. तो वन इज़ द आयरन डेक्सट्रोन जो हम जेड ट्रैक से देते हैं. फर्स्ट वन इज़ आयरन डेक्सट्रोन, ठीक है, ये हम जेड ट्रैक से देते हैं. सेकेंड वन इज़ द हेलोपेरिडोल, ठीक है. ये कुछ ड्रग्स हैं जो हम जेड ट्रैक डजंट मीन कि आपको इंजेक्शन, अगर ये आपकी स्किन है तो हम इंजेक्शन डाल के ऐसे 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 करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. जब आप किसी साइड पे इंजेक्शन दे रहे हो तो आपको जस्ट अपने थंब से
जो स्किन है वो पीछे कर लेनी है, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, फिर जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हो तो धीरे धीरे स्किन को रिलीज़ करना है, ठीक है। दैट इज़ नोन एज Z-Track टेक्निक। तो इसका राइट आंसर है IM Z-Track से हम लोग आयरन डेक्स्टर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग कॉजेज हैंड एंड फुट सिंड्रोम। अब हैंड एंड फुट सिंड्रोम क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है कैपेसिटाबिन का, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी हैंड और फुट की जो दोनों लेग्स हैं उनकी स्किन, ये देखो आप, काइंड ऑफ रिंकल्स और फिर रिकलने लग जाती है, तो ये कैपेसिटाबिन का साइड इफेक्ट है। तो ये दोनों हैंड एंड फुट दोनों की जो स्किन है वो ऐसे से निकलने लग जाती है, तो इट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ कैपेसिटाबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जामिनेशन ऑफ एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई विद अ मैग्नीफाइंग डिवाइस इज नोन एज। जिसने भी सी आंसर किया है गोनियोस्कोपी, उन्होंने राइट माना है गोनियोस्कोपी को, गोनियोस्कोपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली सिम्टम इज कॉमनली सीन इज मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस में जो ड्रोपिंग आईलिड होता है दैट इज़ द अर्ली सिम्टम। टोसिस, तो टोसिस में क्या होता है आप देखना कि जो आपकी आईलिड है, ये देखो ये एरिया आपकी आईलिड, ये देखो नॉर्मल आईलिड है, यहाँ पे मेंशन किया है, ये नॉर्मल आईलिड है पूरा। जब मायस्थेनिया ग्रेविस होगा तो आपकी जो आईलिड है वो ड्रॉप होने लग जाएगी। देखो ये आधी क्लोज हो गई है, इसमें आप देखोगे पूरा कंप्लीट दिख रहा है, इसमें आधा। तो ड्रोपी आईलिड जो टोसिस होता है दैट इज सीन इन द मायस्थेनिया ग्रेविस, दैट इज द अर्ली सिम्टम। बिफोर हैविंग ब्लड टेस्ट ऑफ T4 द पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म दैट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि क्या होता है कि अब इन्होंने बोला है कि क्या इन्फॉर्म करना चाहिए, थायराइड मेडिकेशन शुड बी स्टॉप्ड। अब इन्होंने जो राइट आंसर माना है वो माना है बी को, कि बी इज़ द राइट आंसर, जबकि अकॉर्डिंग टू मी फास्टिंग इज़ नेसेसरी, फास्टिंग नेसेसरी होता है, ठीक है। मल्टीपल वेनिपंक्चर्स रिक्वायर्ड, नो करंट 24 आवर यूरिन इज कलेक्टेड, नो कल, ये तो ब्लड सैंपल जाता है, मल्टीपल वेनिपंक्चर्स नहीं करते, फास्टिंग भी नेसेसरी होती है। तो ये राइट आंसर नहीं था, फिर भी इन्होंने बी आंसर माना है। अब देखते हैं क्या होता है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शंस सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैप्नोग्राफी इज द मेजरमेंट, कैप्नोग्राफी इज डिफाइंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन। तो राइट आंसर ए रहने वाला है, जिसने भी राइट आंसर ए किया दैट इज द राइट आंसर कैप्नोग्राफी। द न्यूली एडमिटेड क्लाइंट हैज बर्न ऑन बोथ लेग्स। अब देखो बर्न का क्वेश्चन आ गया, burns on both legs, the burned areas appear white and leathery like, no blisters or bleeding are present, the client states that he has little pain, how should be। तो जो little pain होता है that is considered under। अब ये सारे जो characteristics हैं, burns, white and leather like areas, no blisters, bleeding, no bleeding, little pain, that is all a characteristic feature of full thickness burn। तो इनका जो राइट आंसर है वो इन्होंने माना है डी, फुल थिकनेस बर्न। अब आपको मेनली फोकस ये करना है जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्वेश्चन में, अभी ये फालतू की चीज़ें देते रहते हैं, ये मतलब नहीं है, लेकिन मेन चीज़ जो को फोकस करनी है, वाइट एंड लेदर लाइक, नो ब्लिस्टर्स, ब्लीडिंग, लिटिल पेन, दैट आर फुल थिकनेस बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, adventitious breath sounds include all of the following। अब adventitious are the we can say abnormal breath sounds जो होती हैं, जो तो रोंकाई, वीजिंग, क्रैकल्स, ये abnormal है। अब इन्होंने पूछा है एक्सेप्ट क्या है, तो ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड्स, दीज आर नॉर्मल साउंड्स, तो दिस इज द राइट आंसर। तो बी जिसने भी किया है दैट इज राइट आंसर। बोनीस टेस्ट इज यूज टू कन्फर्म, बोनीस टेस्ट इज यूज टू कन्फर्म स्ट्रेस इनकंटिनेंस। तो जिन बंदों को स्ट्रेस इनकंटिनेंस होता है उसके लिए बोनीस टेस्ट किया जाता है। उसमें क्या होता है कि तो हम देख लेते हैं बोनी टेस्ट क्या होता है। बोनी टेस्ट क्या होता है, बोनी टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी पेशेंट होता है, अगर उसको स्ट्रेस इनकंटिनेंस है या वो किसी बंदे को इनकॉन्टिनेंस सर्जरी के लिए सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम बोनीस टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है जब ब्लैडर फुल होता है, व्हेन द ब्लैडर इज फुल, तो हम उसको बोलते हैं कि आप लोग, तो जब ब्लैडर फुल होता है तो हम बोलते हैं
कि जो पेशेंट होता है उसे कफ के लिए बोलते हैं कि आप कफिंग करो। अगर कफ के बाद यूरिन जो है वो यूरिथ्रा से बाहर आ रहा है तो दैट इज कन्फर्म्स अ पॉजिटिव बोनीस टेस्ट। ठीक है, और एक दूसरा प्रोसीजर भी होता है जिसमें आप फिंगर्स लगा के यूरिथ्रा को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट कॉमा इन एन एडल्ट पेशेंट एज पर जीसीएस। ये जीसीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार पूछा भी गया था जीसीएस का मिनिमम स्कोर कितना होता है, तो बहुत लोग करके आ गए थे 0, जो कि गलत आंसर है। 0 नहीं होता है। जीसीएस का मिनिमम स्कोर होता है ईवीएम, तो जीसीएस का मिनिमम स्कोर होता है 3। तो इन्होंने पूछा है कि कॉमा में जाने पे जो पेशेंट होता है उसका स्कोर क्या होता है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस इज डिस्टेंशन ऑफ रीनल पेल्विस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय। नाइट ब्लाइंडनेस इज, अब देखो 2 टाइप्स होते हैं, रोड्स होते हैं, कोन्स होते हैं। कोन्स इज फॉर डे टाइम, रोड्स आर फॉर नाइट। तो जब नाइट्स में अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है, तो जनरली जो फॉर्म्स होता है वो रोड्स में थोड़ी सी अगर दिक्कत हो रही है तो नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस हैं। डे ब्लाइंडनेस में कोन्स में दिक्कत आती है। तो जिसका भी राइट आंसर है बी, जिसने भी बी आंसर किया दैट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की साइन फॉर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर फॉलोइंग अ हेड इंजरी। आईसीपी, तो ये देखो ये सारी चीज़ें जो है हाइपो, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, दिस ऑल कैन अकर इन ऑल काइंड ऑफ डिजीज। बट अगर आपके कोई नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है या फिर कोई भी इंजरी हुई है तो जनरली फोकस ऑन प्यूपिल डायलेशन। तो जिसने भी ए ऑप्शन किया है दैट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रिकमेंडेड रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, इन्होंने पूछा है। अडल्ट में सीपीआर दे रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, तो जो चेस्ट कंप्रेशंस टू रेस्क्यू ब्रेथ रेशियो जो है वो रहने वाला है 30:2। ठीक है, ओके। विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज नोन एज एल्डोस्टेरोन। तो जिसने भी आंसर किया दैट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज फर्स्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अक्यूट। देखो अभी कोई भी अक्यूट इन्फेक्शन होता है तो उसमें सबसे फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन जो रिलीज होता है दैट इज एम। ठीक है, तो जिसने भी IgM को राइट किया क्योंकि यही फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन है जो अक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है तो रिलीज होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सा होता है, G, अबेंडेंट होता है G। ठीक है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो E। तो ऐसे आपको याद रखना है कि 5 इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, GAMED, गेम्ड। ठीक है, G अबंडेंट होता है, M इन एनी एक्यूट इन्फेक्शन, E एलर्जिक रिएक्शन। तो जनरली ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्लाइंट इज गेटिंग प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन एज अ कंटिन्यूस इन्फ्यूजन, द इम्पोर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट इज। तो प्रेडनिसोलोन में हम जनरली फोकस करते हैं ब्लड शुगर पे, तो हार्डली ब्लड शुगर मॉनिटर की जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डॉक्यूमेंट अ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ब्लूइश डिस्कलरेशन इज कॉल्ड एज साइनोसिस। ठीक है, येलो किस में होता है, जॉन्डिस में, पेल पड़ जाता है पायलर में। ठीक है, तो जिसका भी राइट आंसर है सी, दैट इज द राइट आंसर, साइनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेनिन इज अ डैश प्रोड्यूस बाय डैश। तो रेनिन बहुत लोग क्या करते हैं, रेनिन को बोलते हैं रेनिन इज अ हार्मोन। नहीं, रेनिन हार्मोन नहीं है। रेनिन इज एन एंजाइम प्रोड्यूस बाय किडनीज। ठीक है, रेनिन इज एन ACE angiotensin converting enzyme, so it is an enzyme released by the kidneys, और ये जो BP रेगुलेट होता है उसे करने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Jacquemer sign is also known as Chadwick sign. इसमें क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज जैक्यूमर साइन। अभी क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वेजाइना होता है उसके पास में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज जैक्यूमर साइन, और वी कैन ऑल्सो से Chadwick sign, or this is also a presumptive sign of pregnancy, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जो भी साइंस है टाइप, अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहाँ पे, कि जो साइंस ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं, प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव और पॉजिटिव, ठीक है। इन सारे की क्लासेस हम डाल देंगे कि आपको कौन कौन से साइंस हैं जिनके बारे में याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपके टोटल 60 क्वेश्चंस। बाकी के 60 क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल 120 क्वेश्चंस थे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्लासेस है वो हमको प्रोवाइड कराने वाले हैं। उसके अलावा कोई भी फ्री नोट्स हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके DM कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हम आपको जो भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। थैंक यू।